Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have completed textbook reading of Hitchhiking Across the Sahara Desert. Now we are going to study question answers and extensive question answer of this lesson. Let's start now. Question number 1. Give an idea of the size of the Sahara. जब हमने टेक्स्ट बुक रीडिंग की तब भी कुछ पैसेजेस के साथ मैंने सवालात को पॉइंट आउट किया था कि जो जो पैराग्राफ पढ़ते जा रहे थे उसमें जो अहम सवालात थे वो साथ हमने निशानदेही की उनकी। सबसे अहम बात सवालात के जवाबात देते हुए ये हुआ करती है कि जिस टेंस में सवाल पूछा गया उसी टेंस में जवाब दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस से पूछा गया है तो उसका जवाब भी पास्ट टेंस में होगा, और अगर सवाल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका जवाब भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। चूँकि अभी जो हमने प्रॉस का ये लेसन पढ़ा ये चूँकि एक माजी की कहानी की तरह इसको पेश किया गया है तो इसलिए इसके ज़्यादातर सवालात पास्ट टेंस से पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो टेंस पास्ट में यूज़ किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ करता है। इसका पहला सवाल, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ द सहारा, कि एक जनरल क्वेश्चन है कि सहारा के साइज़ के बारे में पूछा गया, और जब हमने लेसन शुरू किया था उसके पहली लाइन में ही इसका आंसर मौजूद था जिसमें कंपैरिजन किया गया था। तो आंसर है इसका द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, कि सहारा का अगर मुकम्मल इलाका उसकी पैमाइश की जाए, स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये सहारा रेगिस्तान नॉर्थ अफ्रीका के मुकम्मल रकबे पर मुश्तमिल है, इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इस सहारा रेगिस्तान का मुवाजना ग्रेट ब्रिटेन से किया जाए, ग्रेट ब्रिटेन बज़ाते खुद 4 ममालिक पर मुश्तमिल है जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन 4 कंट्रीज़ को मिलाएं तो फिर ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, रकबे के एतबार से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहें इसका तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका साइज़ छोटा है और सहारा उससे कई गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंग्लैंड इज़ प्लेस्ड समवेयर इन द डेजर्ट इट विल बी एन अपहिल टास्क टू फाइंड इट। अगर किसी तरह से इंग्लैंड को उठाकर सहारा में कहीं पर छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो और हमें इंग्लैंड तलाश करने का कहा जाए तो हमारे लिए ये एक अपहिल टास्क, ये बजाते खुद एक ईडियम है अपहिल टास्क, एक बहुत ही मुश्किल काम होगा कि हम उसको तलाश कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस। व्हाट हैड, अब यहाँ पे देखिए हैड यूज़ किया गया और हैड पास्ट टेंस है, इसलिए जैसे पहले भी मैंने बताया अगर सवाल पास्ट टेंस से पूछा जाएगा तो हमने उसका जवाब भी पास्ट टेंस में ही देना है। तो सवाल पूछा क्रिस्टोफर की जो ख्वाहिश थी कि वो दूर दराज के इलाकों को देखे, सैर व सियाहत करे, उसमें ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई, और उसकी फोस्टर मदर जिसने क्रिस्टोफर को पाला था उसका इस ख्वाहिश से क्या ताल्लुक था। इस सवाल को यूं भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड क्रिस्टोफर डेवलप इंटरेस्ट फॉर क्रॉसिंग द सहारा। क्रिस्टोफर में जो हीरो था इस पूरे लेसन का, क्रिस्टोफर में सहारा को देखने की ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई। क्योंकि ये पास्ट टेंस में पूछा गया है तो इसका जवाब भी पास्ट टेंस में ही दिया जाएगा। आंसर, क्रिस्टोफर्स फोस्टर मदर ऑफन थ्रेटन्ड हिम टू सेंड हिम टू टिम्बक्टू इफ ही डिड एनी मिसचीफ। तो जब क्रिस्टोफर एक छोटा बच्चा था, अक्सर शरारतें करता था, तो हर शरारत के बाद उसकी फोस्टर मदर जो थी वो उसे कहा करती कि अगर तुमने ऐसे शरारत अब की तो मैं तुम्हें टिम्बक्टू भेज दूंगी। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, बजाय इसके कि वो डर जाता, हिज थ्रेट, उसका ये खौफ खतरा जो था, क्रिएटेड इन हिम अ कीन डिजायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। तो बजाय इसके कि वो डरता तो इस ख्वाहिश ने कि टिम्बक्टू भेज दूंगी, ये लफ्ज़ उसके दिमाग पे मुसलसल स्ट्राइक करता रहा, और वही जो मुसलसल स्ट्राइक था उसकी वजह से उसकी ये ख्वाहिश जोर पकड़ती गई और उसने प्लान किया कि वो इस दूर दराज मुकाम को ज़रूर देखेगा। He determined to cross the Sahara Desert when he became a young man
and was firmly gripped by the wanderlust. और उसने ये डिटर्मिन पक्का इरादा किया, तहैया किया कि वो सहारा को पार करेगा, सहरा को। और जब वो जवान हुआ तो इस ख्वाहिश ने उसके दिमाग पर, उसके हवास पर मुकम्मल तौर पर गलबा पा लिया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन्स कैरियर? कि वो ट्रक था जिसमें असलहा मौजूद था, वो किस तरह से उस असलहा बरदार ट्रक में नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुआ? अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन पास्ट टेंस। Christopher showed a permit from the war ministry to join the French Foreign Legion. क्रिस्टोफर ने किसी ज़माने में एक आर्टिकल लिखना था जिसके लिए उसे खुसूसी तौर पर परमिशन लेटर दिया गया था फ्रेंच लीजन में शामिल होने के लिए। उसने वो लेटर दिखा दिया कि देखे मेरे पास तो इजाज़तनामा है कि मैं आर्मी के साथ शमूलियत इख्तियार कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। द परमिट वॉज कैंसल्ड लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया। बट द लेफ्टिनेंट डिड नॉट नोटिस इट एंड अलाउड हिम टू ट्रैवल इन द आर्मी व्हीकल। और खुशकिस्मती क्या थी कि उस वक्त ट्रक के अंदर जो लेफ्टिनेंट था उसने उस इजाजतनामे को ओवरलीफ उल्ट कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी बैग पर कैंसल्ड की स्टैंप लिखी थी और उसको सफर करने की इजाजत मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गाडाया? इसी सवाल को यूं पूछा जा सकता है, हाउ डिड चिल्ड्रन लुक लाइक इन गाडाया? इसको गरादिया भी पढ़ा जाता है, गार्डिया भी पढ़ा जाता है। जब उस इलाके में क्रिस्टोफर पहुंचा तो गरादिया में स्पेशलिटी क्या थी, क्या ऐसी चीज थी जो दूसरे इलाकों में नहीं थी और यहां पे मौजूद थी? अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन पास्ट टेंस एंड वी हैव टू आंसर इन पास्ट टेंस आल्सो। आंसर इसका, गार्डिया वॉज अ डेजर्ट सिटी विद नंबरस एंड स्टिकियर फ्लाइज। कि पहली बात उसमें नंबरस लातादाद और दूसरी बात स्टिकियर चिपकने वाली मक्खियां थी वहां की, उस इलाके की। दे फॉलोड द फूड टू द माउथ एंड रिमेन स्टक ऑन द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन कॉन्स्टेंटली। और वो मक्खियां अगर कोई नवाला तोड़ता, आगे आगे नवाला, पीछे पीछे मक्खियां, और वो उसके मुंह तक मक्खियां उस नवाले का पीछा करती जब तक वो होंठों के पीछे बाहिफाजत नहीं पहुंच जाता। और वो मक्खियां उन बच्चों के चेहरों पर कॉन्स्टेंटली मुसलसल बैठी रहती। द चिल्ड्रन लुक्ड एज इफ वेयरिंग अ मास्क ऑफ फ्लाइज। और यूं लगता जैसे बच्चों ने मक्खियों से बना हुआ चेहरे पर मास्क पहन रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद इट्स सॉफ्ट सैंड? वो किस तरह से कामयाब हुए उस नरम रेत में एक भारी भरकम ट्रक चलाने में? आंसर, द ट्रक कुड नॉट मूव ऑन द सॉफ्ट सैंड। अगर रेत नरम हो जाती तो वहां पे ट्रक को नहीं चलाया जा सकता था। दे स्प्रेड आयरन स्ट्रिप्स टू मेक अ रनवे फॉर द व्हील्स टू मूव ऑन। तो वो क्या करते, ट्रक पर पड़ी लोहे की बड़ी बड़ी जालियां, मजबूत जालियां मोटी सी निकालते, पहियों के नीचे रखते और पहिया आराम से बाइट कर लेता उस जाली को और फिर उस एक रनवे बन जाता जिसके ऊपर ट्रक के पहिए मूव कर सकते थे। When the truck reached the harder surface, जब ट्रक सख्त जमीन पर पहुंच जाता, they collected the strips and put them back in the truck. तो फिर वो उन जालियों को उठाते और दोबारा से ट्रक के ऊपर लाद के सफर जारी रख लेते। क्वेश्चन नंबर 6, what did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? उस ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को उन 3 अंग्रेजों की क्या कहानी सुनाई जिन्होंने सहारा रेगिस्तान को पार करने की कोशिश की? आंसर, Hantout told the story of 3 Englishmen whose car got stuck into a dune, sand dune, उसी रेत का टीला जिसमें क्रिस्टोफर और वो ट्रक फंस गया था। तो उसी तरह के एक टीले में उन 3 अंग्रेजों की एक आम सी गाड़ी थी, वो कार फंस गई जिसको वो निकालने की बेसुध कोशिश करते रहे। They tried to drink water from the radiator और उनके पास सिर्फ एक दिन की, they had only 1 day water supply। और सहरा में एक दिन के पानी की सप्लाई तो बिल्कुल खत्म हो जाती जल्दी।
तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गाड़ी के रेडिएटर से पानी निकाला, वो पीने की कोशिश की, और सिर्फ यही नहीं, एंड इवन द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस, गाड़ी के क्रैंक केस में से जो ऑयल हुआ करता है वो भी पीने की कोशिश की। यानी इंसान मायूसी की इंतहा तक किस दर्जे तक पहुंच जाया करता है। 3 days later their bodies were found dried up like leaves, और 3 दिन के बाद जब सर्च पार्टीज ने सहरा की तलाशी ली तो उन 3 अंग्रेजों के डेड बॉडीज पत्तों की तरह खुश्क हुई वहां से मिली। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड एल्गोलिया। अब एल्गोलिया जब वो पहुंचा तो एल्गोलिया में जाके उसने क्या देखा, कैसा महसूस किया, एंड कंपेयर इट विद एनसला। और कंपैरिजन डबल क्वेश्चन बन गया। पहला, एल्गोलिया कैसा इलाका था, और दूसरा एल्गोलिया और एनसला का कंपैरिजन भी करेंगे हम। ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। आंसर, Algolia was a beautiful little town with a pond of cool water and many palm trees. अब एल्गोलिया की इंतहाई खूबसूरत इलाका था जिसको ओसिस कहा जाता है, यानी कि सहरा के अंदर नखलिस्तान। On the other hand, Ensala was barren with few bushes. एल्गोलिया तो एक ओसिस था, नखलिस्तान था, इंतहाई खूबसूरत, और वहां पर पाम ट्रीज मौजूद थे और परिंदे वहां पर खूब कह ले के दावत उड़ाते थे खजूरों के ऊपर, और वहां पर एक तालाब भी मौजूद था। अब उसका कंपैरिजन किया जाए किसके साथ, दूसरे इलाके के साथ, एंसला के साथ, और वो क्या था, वो बैरन, बंजर था वो, विद फ्यू, अकेला फ्यू लिखा हुआ, आ फ्यू भी नहीं लिखा हुआ, अकेला फ्यू हमेशा नेगेटिव वर्ड हुआ करता है, विद फ्यू बुशेस, और वहां पे महज झाड़ियां थी, और झाड़ियों पर तो कुछ भी नहीं लगता सिवाय कांटों के। इट वॉज फाइटिंग, एनसला की बात हो रही है, इट वॉज फाइटिंग अ बैटल फॉर इट्स सर्वाइवल बिकॉज ऑफ सैंड एनक्रोचमेंट। और क्या था, ये रेत बढ़ती जा रही मुसलसल, एनक्रोचमेंट एक लिमिट को क्रॉस करके आगे पहुंच जाना। तो होता क्या था कि उस इलाके पर मुसलसल रेत बढ़ती जा रही है और वो इलाका रेत नीचे दबता जा रहा था। इट डिड नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर आइदर, और वहां पर पानी भी पीने के लिए बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लाउड बैलेंगोर्नर। प्रोफेसर क्लाउड बैलेंगोर्नर कौन था, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। आंसर, प्रोफेसर बैलेंगोर्नर वाज अ फ्रेंचमैन। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग एंड एजुकेटिंग टॉरिक पीपल। बजाते खुद फ्रांस का रहने वाला था, और उस वक्त सहरा के ज्यादातर हिस्सों पर फ्रांस का ही कब्जा था, लेकिन इसकी सोच उन काबजीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये उनको एजुकेट कर रहा था, और किसी को तालीम देना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है, और वो भी जो आपके अंडर हो या आपके मुखालिफ हो। He devoted himself to helping and educating the Tauric people, और प्रोफेसर ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उन बद्दू लोगों को, उस कबीले के रहने वालों को जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनके पास सेंस नहीं थी। He adopted himself to their habits and customs, और प्रोफेसर ने बजाय इसके कि उन कबीले वाले लोगों को अपने तौर तरीकों के मुताबिक बदलता, ज्यादा आसान ये समझा और उनका एतमाद भी हासिल करना चाहा कि खुद अपने आप को उन कबीले वालों के तौर तरीकों के मुताबिक तब्दील किया, ताकि वो इस पर एतमाद करें और इसकी बात माने। He met Christopher in Tamanrast. He acted as a guide, host and friend for Christopher. और तमनरास में क्रिस्टोफर की प्रोफेसर से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से उसने मुसलसल मदद की, और प्रोफेसर ही वो शख्स था हु सेव लाइफ ऑफ क्रिस्टोफर इन एबन गैरेट। एबन गैरेट के कुएं पर उसकी जान बचाने वाला भी प्रोफेसर था। क्वेश्चन नंबर 8A, हाउ डिड ही सेव द हीरोज लाइफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिचहाइक। यही वो बात होगी जो भी मैंने कही है कि प्रोफेसर ने हीरो क्रिस्टोफर की जिंदगी कैसे बचाई थी। When the professor could not find Christopher at the appointed place, क्या तय किया था कि इन एबन गैरेट के कुएं पर दोनों मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्रिस्टोफर पहुंचे नहीं, क्योंकि वो 2 days डिटूर जो था, 2 दिन का लंबा चक्कर काट के वहां पहुंचा, इसलिए वहां पर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके बाद ही वेरी सेंसिबली, प्रोफेसर ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया,
realized the true situation and got in touch with the desert patrol. और उसने उसी वक्त जब देखा क्रिस्टोफर मौजूद नहीं है, तो सहरा में जो गश्त करते हैं, निगरानी करते हैं, तलाश करने वाला खास गिरोह हुआ करता है, रेस्क्यू पार्टी, उसे इतला की कि इस तरह एक शख्स खो गया है, इस इलाके में होगा, तलाश करें, और 4 ट्रक्स उसने वहां पे भेजे. So the rescue party reached just in time to save Christopher's life towards the end of the hitchhike. और इस तरह उसकी दानिशमंदी, सगेसिटी, विजडम, अकल ने क्रिस्टोफर की जिंदगी बचा ली और वो अपने इस हिच हाइक को, जो बेगार की लिफ्ट लेके गाड़ी सफर किया करता था, वो कामयाबी के साथ पूरा करने में सक्सेसफुल हुआ था. क्वेश्चन नंबर 9. Describe the events leading to the killing of a camel. What sort of water did they get from its stomach? Why did Christopher and his companions kill a camel? अब एक सवाल को 3 तरीके से पूछा गया. यानी एक वो सिचुएशन थी कि उनके पास पीने के लिए 1 कप ऑफ वाटर भी नहीं था, 1 कप पानी का मौजूद नहीं था. उन्होंने क्या हल निकाला था कि एक ऊंट को ज़िबा किया जाए, उसके स्टमक में से पानी हासिल किया जाए और फिर उसको पी के जान बचाई जाए. दैट वाज द प्लान. तो आंसर इसका, while going to Kidal, the travelers had to face the greatest challenge when their water supply was gone down to 0. कि जब उनके पास मौजूद पानी 0 मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू नन, खत्म हो गया, तो फिर उनका यह प्लान बना कि अब हमने जिंदा कैसे रहना है. So they had to slaughter a camel. The liquid got was a distasteful greenish fluid like thin blood. और वो जो उसको ज़िबा किया गया, उसके मैदे में से हासिल होने, आप देखें खाना पीना तो एक ही खाने में जाना सारा कुछ, तो उस पानी के अंदर चारा भी मिक्स. दैट वाज सो मच अमेजिंग कि क्या कैसे उन्होंने उसको पिया होगा. तो ये सोच के ही थोड़ी सी हमें वॉमिट लाइक फीलिंग आती है. तो लेकिन उन्होंने पिया, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है. तो इसीलिए उन्होंने उस एक ऑड, स्ट्रेंज, अजीब किस्म के पानी पर कंप्रोमाइज किया और पी लिया. तो उस डिसटेस्टफुल ग्रीनिश फ्लूइड जो था, सब्जी माइल पानी, उसको जो बिल्कुल जस्ट लाइक ब्लड था, पी लिया. इवन द नेटिव पीपल मेड फेसेस एज ए ड्रैंक इट. हत्ता कि वहां के जो कबीले के लोग थे वो तो हैबिचुअल थे ऐसी चीजों के, इवन देन वो भी नाक बंद करके अजीब से चेहरे बना बना के पानी पी रहे थे. क्रिस्टोफर बॉइल्ड इट एंड हेल्ड हिज नोज व्हाइल ही ड्रैंक. और क्रिस्टोफर ने पढ़े लिखे काम किए, उसने पानी को बॉयल किया और उसके बावजूद उसका दिल नहीं माना, उसने नाक बंद करके, आंखें बंद करके फिर पानी को उतारा. क्वेश्चन 10. Describe the journey through the land of thirst and death. यह खास एक इलाका था जिसको, यानी उस वादी को कहा गया और नाम रख दिया गया कि यह प्यास और मौत की वादी है. ये What was the most difficult and dangerous stage of journey faced by Christopher? क्रिस्टोफर वो कौन सा ऐसा इलाका था जहां से वो गुजरा और जहां पे उसके वो मरते मरते बचा था? तो वो इलाका हम देखते हैं कौन सा था. आंसर, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ जर्नी वॉज ऑफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके, द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ. ये उस इलाके का नाम है जो उस इलाके में रहने वाले लोगों ने नाम दिया था. अगर मुकामी लोग उस इलाके को लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ कह रहे हैं तो बाहर के लोग फिर क्या कहेंगे. दैट एरिया वाज नोन फॉर सैंडस्टॉर्म्स एंड ड्राइड अप वेल्स. ये इलाका मशहूर था रेत के तूफानों की वजह से जो क्रिस्टोफर ने फेस किया था. और दूसरी चीज क्या थी, खुश्क कुएं थे. क्रिस्टोफर and his companions had to face a storm. जब वो वहां पहुंचे तो उनको भी तूफान का सामना करना पड़ा. The sand dunes looked as if they were on fire. रेत के टीले यूं दिखाई देते जैसे उनको आग लगी हुई है. They could have been buried by the sand, but fortunately the storm ceased shortly. खुशकिस्मती क्या थी कि अगर तूफान जारी रहता वो उसी तूफान के नीचे दब जाते, दफन हो जाते. लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो तूफान जल्दी खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. Describe the stay at इन अबन गैरेट. इन अबन गैरेट पर ये वो कुआं जहां पर उसने स्टे किया था.
तो उस मुकाम पर इन एबन गैरेट पर उसका स्टे कैसा रहा? हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट द वाटर? क्या और वहां से पानी कैसे हासिल किया उस कुएं से? आंसर, एट इन एबन गैरेट अ बुर्ज was the only building consisting of a roof and 4 walls. तो इन एबन गैरेट एक कुआं था और उससे अबाउट 275 मीटर्स दूर एक बुर्जी थी, छोटी सी। बुर्जी क्या होती है? एक छोटा सा मड स्ट्रक्चर, 4 दीवारें, कच्ची छत उसकी, और एक दीवार में छोटा सा होल जिसको वो दरवाजे के तौर पर यूज करते, और दूसरी दीवार में छोटा सा एक और होल जिसको वो विंडो के तौर पर यूज करते थे। तो उस बुर्जी में उसने कयाम किया। द वेल वॉज अबाउट 275 मीटर्स अवे बट वाटर वॉज 46 मीटर्स बिलो। जब वो कुएं तक पहुंचा, ही वॉज अमेज्ड कि कुएं में देखा तो पानी था बहुत नीचे, 46 मीटर्स बिलो, इतना नीचे जाके। He took a tape recorder's wire and tied it with the cup and lowered it in the well. क्या प्लान किया था उसने? जो उसकी टेप रिकॉर्डिंग मशीन थी, उसकी तार जो बिल्कुल इंसानी बाल थोड़ी सी मोटी थी, उसकी 7 स्ट्रैंड 7 लड़ियां बनाई उसने, उसके साथ एक कैटल को बांधा, लोअर्ड इनटू द वेल, उसको कुएं के अंदर डुबोया, उसको नीचे फेंका, और एक वक्त में पानी जस्ट आधा कप पानी निकलता था। दिस मेथड वर्कड, तरीका तो कामयाब रहा, एंड ही सक्सीड इन कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर, और इस तरह से वो तकरीबन 25 लीटर पानी जमा करने में कामयाब हो गया था। नेक्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन, यानी कि ये वो इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो टेक्स्ट बुक के अलावा भी पूछे जा सकते हैं, और इसमें से लाजमन बोर्ड में सवाल आया करते हैं, तो इसलिए आपने इसको लाजमी फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द सहारा डेजर्ट? सहारा के बारे में क्या जानते हैं? आंसर, द सहारा इज अ वास्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एक्सटेंडिंग अप टू सूडान, कि ये इतना बड़ा सहरा है जो सूडान तक फैला हुआ है। इट वॉज अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द पास्ट, द सहारा हैड ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ barren sand, और माजी में कि ये सहारा दूर दूर तक वीराने तक फैला हुआ था। फ्यू वाटर वेल्स एंड लेस वेजिटेशन, और यहां पर बहुत ही कम पानी के कुएं हैं, और दूसरी बात सब्जा ना होने के बराबर है। मोस्ट पार्ट्स वर अनपॉपुलेटेड, और इसके ज्यादातर हिस्सों में आबादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट क्रिस्टोफर? रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन था? Robert Christopher was an American adventurer who did hitchhiking across the Sahara. ये वही अमेरिकन था जिसने हिच हाइकिंग की, बेगार गाड़ी में लिफ्ट ले के सफर किया और पूरे सहारा को पार किया था। Christopher's first adventure was to go around the world. He completed this trip with only $80. और क्रिस्टोफर की पहली मुहिम क्या थी? कि उसने पूरी दुनिया गिर चक्कर लगाना, और महज $80 में। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज क्रिस्टोफर्स फर्स्ट एडवेंचर? क्रिस्टोफर का पहला फर्स्ट एडवेंचर क्या था? आंसर, क्रिस्टोफर्स फर्स्ट एडवेंचर वाज टू गो अराउंड द वर्ल्ड। ही कंप्लीटेड दिस ट्रिप विद ओनली $80. क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिस्टोफर ऑन हिज वे टू इनसला? इनसला जाते हुए उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तजर्बा उस पूरे सफर का क्या था? आंसर, क्रिस्टोफर मिक्स्ड वाइन इन वाटर टू ड्रिंक एंड बिकेम सिक। क्रिस्टोफर ने ड्राइवर के कहने पर थोड़ी सी शराब मिलाई थी पानी के अंदर, लेकिन ये उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। His head started pounding in strange sickness, उसका सर चक्कर आने लगे, धमकने लगा। He fell down and fainted, वो गिरा और बेहोश हो गया। When he became conscious, जब होश आया, he drank water to his fill, उसने खूब पेट भर के पानी पिया। Question 5, what were the truck driver and greaser reluctant to take Christopher with them to Ensala? ट्रक ड्राइवर और ग्रेजर उसको इंसला क्यों नहीं लेके जाना चाहते थे अपने साथ? They were reluctant because they thought to be a Frenchman and they hated the French. वो इस वजह से रिलेक्टेंट थे कि उनका ख्याल था शायद ये फ्रांस का रहने वाला है, और वो फ्रांसीसी लोगों से नफरत करते थे। नफरत की वजह क्या थी? कि फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था उनके इलाके पर। Later, when they came to know about his American identity, they became friendly. और जब उनके पास चले ये अमेरिकन है, वो दोस्ती इख्तियार कर ली। Question 6,
what formidable type of transport Christopher had to use for a journey onwards from Tamanrasset to Kidal. तमनरास से किदाल जाने के लिए क्रिस्टोफर ने कौन सा जरिए सफर इख्तियार किया? हाउ डिड ही लर्न इट? और उसने कैसे वो तरीका सीखा? आंसर, क्रिस्टोफर हैड टू लर्न राइडिंग अ कैमल बिकॉज देयर वर नो मोर ट्रक्स आफ्टर तमनरास। क्रिस्टोफर को ऊंट की सवारी सीखना पड़ी क्योंकि तमनरास के आगे बिल्कुल भी ट्रक मौजूद ना थे। ही कॉल्ड इट द मोस्ट formidable type of transport. It proved more difficult than he hoped. यानी उसने कहा कि इंतहाई अजीबो गरीब बुरा किस्म का तरीका था। क्यों? क्योंकि उसको ये काम सीखने बहुत तकलीफ उठाना पड़ी थी। While learning it, he was thrown over the camel's head 3 times and once over its rear. और ये सीखने के दौरान ही 3 दफा वो ऊंट के सर के ऊपर से और एक दफा उसके कोहान के पीछे से गिरा था। Question 7. What do you know about Christopher's stay in the camp of Torik, a Manicol? जो टॉरिक कबीले का बादशाह था, सरदार था, उसके खैमे में 1 हफ्ता स्टे किया था। तो कैसा था उसका वहां पर कयाम करना? आंसर, he had a very nice experience in the camp. He found that the Toriks were the people of great dignity, extreme honesty, high intelligence and एंशियंट हिस्ट्री। ये 4 करैक्टरिस्टिक्स उसने बयान किए थे कि वो डिग्निटी, पुरवकार किस्म के लोग हैं, ऑनेस्टी, ईमानदार हैं, इंटेलिजेंस, जहानत बहुत है उनमें, और वो बहुत पुरानी तारीख के हामिल है, एंशियंट हिस्ट्री। क्वेश्चन 8. हाउ वर द टॉरिक्स अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर के नजदीक वो टॉरिक, वो उस कबीले के लोग कैसे थे? आंसर, द टॉरिक्स वर द पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, एक्सट्रीम ऑनेस्टी, high intelligence and with quite an ancient history. Their life was primitive. उनकी जिंदगी इंतहाई पुराने तरीकों की हामिल थी। Question 7. Describe the sandstorm that Christopher and his companions faced. उस रेत के तूफान का तस्करा करे जो क्रिस्टोफर ने और उसके दोस्तों ने सामना किया। Answer. Christopher and his companions experienced a horrible sandstorm. इंतहाई खौफनाक किस्म का तूफान था। While traveling through the land of thirst and death, the horizon grew dark. उफक एक किस्म से एकदम से तारीक हो गया। The sand streamed along the earth and hit them like needles. रेत उन पर जमा होती गई और सुइयों की तरह चुभती थी। The peaks of the dunes were melting away. A lot of sand piled on them. कि यूं लगता कि रेत की चोटियां क्या है वो पिघल रही हैं और इसके अलावा रेत उन पर जमा होती गई। They saved themselves using the bodies of their camels as a shield. और उन्होंने अपने आप को अपने ऊंटों के जिस्मों के पीछे छुप के ऊंटों को शील्ड, ढाल बना के अपनी जानें बचाई। 10. Question number 10. How did they save themselves from the storm? उन्होंने अपने आप को तूफान से कैसे बचाया? They used the camel's body as a shield to protect themselves from the storm. The sand steadily piled up on top of them. रेत मुसलसल उन पर जमा होती गई and their bodies were covered with 75 millimeters of sand. और उन पर 75 मिलीमीटर रेत जमा हो गई। They experienced the ferocity of the storm. और उन्होंने तूफान के इस जुल्म को, शिद्दत को फेस किया। Question 11. Describe Christopher's encounter with the snake. क्रिस्टोफर का उस सांप के साथ जो सामना हुआ वो कैसा था? When Christopher picked up a large stone to place it in the fire to support the cattle, he found a 4 feet snake under it. जब उसने एक बड़ी सी सिल उठाई ताकि उसके ऊपर केतरी रख के आग जलाकर चाय बनाई जाए, तो जैसे ही उठाया उसके नीचे 4 फुट लंबा एक सांप बैठा हुआ था। It uncoiled rapidly. अनकोल्ड ऐसे गोल जलेबी की तरह वो कुंडली मार के बैठा होता सांप, बल खा के। तो जैसे ही वो उठाया वो अनकवर हो गया, तो एकदम जो सामने होगा उसके ऊपर वो अटैक कर देगा। जैसे हीट लाइटनिंग प्ले पड़ा, प्ले के एंड पे वो लड़की की जान कैसे बची थी कि जैसे उस लड़की ने दरवाजा खोला सामने कुत्ता खड़ा था और इत्तेफाक से उस वक्त तक जो फर्स्ट मैन था वो दरवाजे के सामने आ चुका था। कुत्ते को लगा ये मुझे भगाने आया और कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, लड़की की जान बच गई। तो इसी तरह क्या था कि क्रिस्टोफर की जान भी ऐसे बची, एकदम पीछे को उसने छलांग लगाई और जान बचाई। लकीली
Christopher jumped back and remained safe and his guide slave killed the snake with a stone. उसको पीछे छलांग मारने के बाद उसकी जान बच गई और उसके गुलाम ने उसको पत्थर मार मार के सांप को मार दिया था. क्वेश्चन नंबर 12. What is the temperature in the Sahara during the day? दिन के वक्त सहारा पे क्या दर्जा हरारत हुआ करता है? Answer: the temperature was incredible. In the shade, the temperature reached 130 Fahrenheit, while out on the sand, the temperature was 165, which was 30 degrees more than the highest officially recorded temperature. कि अगर छांव पर दर्जा देखा जाए तो 130 फारेनहाइट स्केल था और अगर धूप पर देखा जाए तो 165 फारेनहाइट स्केल होता है, जो सरकारी तौर पर दर्जा बताते हैं उससे भी ये कितना ज्यादा था. और हुकूमती सतह पर जब देखा जाता है, हमारे भी यहाँ पर ये उसूल है उनका कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है बरामदे में थर्मामीटर लटका के, धूप पे नहीं लटकाते तो ऑटोमेटिकली वो कम ही होगा. क्वेश्चन नंबर 13. What were the conditions Christopher had to go through from Bosada to Gradia? बोसादिया से ग्रादिया तक का जो सफर था वो क्रिस्टोफर का कैसा रहा? The conditions were extremely painful. हालात तो बहुत तकलीफदा थे. 3 men, driver, greaser and passenger sat closely in the front seat. वो 3 लोग फ्रंट सीट पर इकट्ठे बैठे. They were traveling at about 32 kilometers an hour. Christopher named it slowly baking to death. ये 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी वो ट्रक, और क्रिस्टोफर ने कहा कि यूं लगता जैसे हमें आहिस्ता आहिस्ता पका पका के मारा जा रहा है. क्वेश्चन 14. Why did 20 vultures gather there when Christopher and his companions were short of water and food? जब उनके पास पानी और खाना खत्म हो गया तो वहां पर वो बड़े बड़े 20 वल्चर गिद्धें क्यों जमा हो गई थी? Describe the vulture incident shortly. Answer: on the way to Kidal, Christopher and his companions ran short of water. At that point, they discovered 20 large vultures watching them with hungry eyes. और गिद्धों को पता, क्योंकि उस वादी का नाम भी ऐसे रखा हुआ था, और गिद्धों को अंदाजा होगा कि ये तो मरने वाले हैं, और वो फिर उनको भूखी आंखों से देखने लगे. But the vultures had to be disappointed because the man went to sleep early. क्योंकि सहरा की एक रस्म थी, रिवाज था कि अगर भूख और प्यास है तो जल्दी सो जाओ, और अगले दिन वो भी जिंदा थे. क्वेश्चन 15. How did the hitchhiking across Sahara affect Christopher? उस पूरे सफर ने सहरा के क्रिस्टोफर को फिजिकली जिस्मानी तौर पर कैसे मुतासर किया? आंसर: The stress of desert travel affected him physically. उसको बहुत शिद्दत से बहुत ज्यादा मुतासर किया. His hands became so cracked that he could hardly use them. उसके हाथ इतने ज्यादा कट फट गए थे कि बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथों के इस्तेमाल करता. He became lean and thin. और वो दुबला पतला हो गया, और टैन, उसके रंग की जो जिल्द थी वो भी स्यासी हो गई. Question 16. What was the sudden change in the plan at Timbuktu? टिम्बकटू के मुकाम पर क्या प्लान में तब्दीली की? अब क्या करना चाहिए? Answer: his original plan was to see Timbuktu, but on reaching there, he felt a strange longing to see more of the mighty desert. उसका असल प्लान क्या था? To see Timbuktu. टिम्बकटू देख लिया, that's all. लेकिन वहां जाने के बाद एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना मजीद इलाके देखे जाए. He informed his friend Professor Ballen-Gordon to reach in Aben-Garret and set off for it. तो उसने प्रोफेसर Ballen-Gordon को इत्तला की कि मैं भी यहां से निकल रहा हूं इन Aben-Garret पहुंचने के लिए, आप भी आ जाए वहां से. Question 17. Where is Timbuktu? टिम्बकटू कहां है? Timbuktu is an ancient city in the heart of Africa. ये मैंने जो मैप आपको लास्ट लेक्चर में बना के दिखाया था उसमें बताया, दरअसल माली एक कंट्री का नाम है, ठीक है? तो उस माली कंट्री में टिम्बकटू मौजूद है. तो ये अफ्रीका का सेंटर बनता है. इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न माली. इट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू अ रिमोट और एक्सट्रीमली डिस्टेंस प्लेस. Question 18. What did Christopher decide to record his message in the recording machine? क्रिस्टोफर ने क्यों ये सोचा
कि मैं अपने रिकॉर्डिंग मशीन में अपने सारे तासुरात को रिकॉर्ड कर लूं? आंसर, व्हेन प्रोफेसर बैलन डिड नॉट अराइव एट इन अबन गैरेट, क्रिस्टोफर वाज श्योर ऑफ हिज डेथ। जब उसने देखा कि प्रोफेसर तो नहीं पहुंच पाया, तो अब तो मेरा मरना तय हो गया। He had a small recording machine, and the idea of death suggested to him that he should record his last thoughts for the benefit of those who would find his body. तो क्रिस्टोफर ने सोचा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो पूरा मैंने सहरा में सफर किया, मैं इसको रिकॉर्डिंग मशीन में रिकॉर्ड कर लूं ताकि जिनको मेरी लाश मिले उनको फायदा हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मेंट बाय हिचहाइकिंग क्रॉस द सहारा? हिचहाइकिंग क्रॉस सहारा का मतलब क्या है? आंसर, हिचहाइक मींस टू ट्रैवल बाय यूजिंग इररेगुलर मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। हिचहाइक का मतलब जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक ऐसा सफर कि जो अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि लिफ्ट लेकर और बेकायदा अंदाज में सफर करना। इन दिस मोड अ ट्रैवलर रीचेस हिज डेस्टिनेशन बाय टेकिंग फ्री लिफ्ट्स फ्रॉम वेरियस पासिंग व्हीकल्स। और कैसे सफर किया जाता है कि जो पास से गाड़ी गुजर रही हो उसको रोक दे, लिफ्ट लेते हैं, सफर करते रहते हैं। क्रिस्टोफर वॉज एन एडवेंचरस अमेरिकन एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड टू क्रॉस द सहारा डेजर्ट बाय हिचहाइकिंग। और ये अमेरिकन था और इसने फैसला किया कि इसने हिच हाइकिंग करते हुए सहारा को पार करना, एंड ही वाज सक्सेसफुल। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड क्रिस्टोफर मिस प्रोफेसर क्लाउड बैलन-गवर्नर? प्रोफेसर क्लाउड बैलन-गवर्नर किस तरह से क्रिस्टोफर को नहीं मिला? जो उन्हें आपस में टाई अप किया था यहां मिलेंगे, कैसे नहीं मिल सके? आंसर, द caravan with whom Christopher was traveling took a lengthy detour. जिस कारवान के साथ क्रिस्टोफर सफर कर रहा था उन्होंने एक लंबा चक्कर काट के उस जगह पर पहुंचे वो। So he reached late at the appointed place, और इसको वो 2 दिन की ताखीर से वहां पर पहुंचना पड़ा था। Professor was also misdirected by a native who thought Christopher had returned to Agadas, और प्रोफेसर ने वहां पे एक मुकामी शख्स से क्रिस्टोफर के बारे में पूछा और उसने झूठ बोल दिया, मिसगाइड किया कि वो तो एगाडस चला गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल होता है और आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। 2 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के, तो जितना अच्छे अंदाज से आप इसको प्रिपेयर कर लें उतना ज़्यादा को फ़ायदा होगा। यहाँ तक के लिए यही कुछ, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।